फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने इसके इंट्रोडक्शन और भौतिक जीवन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसके राजनीतिक जीवन, इसके सामाजिक जीवन और इसके धार्मिक जीवन जैसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन किस तरह का था, यहाँ का राजनीतिक संगठन किस तरह का था। ठीक है, अगर हम इसके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस कालखंड में आया था वो ये है कि ऋग वैदिक काल यानी इससे पहले का जो काल था उसमें जो राजा होते थे वे कबीले के राजा होते थे और वे इस तरह के राजा थे जैसे वो कबीला आज यहाँ पे है तो वे राजा यहाँ के राजा है। ठीक है, अब वो कबीला कल कहीं और चला जाएगा तो वे वहाँ के राजा हो जाएंगे। ठीक है, कबीलाई समाज था, वे एक जगह स्थायी रूप से नहीं बसते थे। ठीक है, लेकिन इस काल में आकर यानी उत्तर वैदिक काल में आकर क्या होता है कि लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने कृषि में पढ़ा था, जब कृषि लोग करने लगे तो लोग अस्थायी रूप से बसने लगे। अब लोग इधर उधर घूमते नहीं थे, ज़्यादा एक ही जगह रहते थे। ठीक है, अस्थायी जीवन आ गया था लोगों का। तो अब जो राजा होने लगे थे वे क्षेत्र आधारित राजा होने लगे थे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अब जो राजा बने वो क्षेत्र विशेष के राजा बने। ठीक है, कि ये एरिया है और वे उनके राजा हैं। ठीक है, धीरे धीरे वे लोग क्षेत्र विस्तार भी करने लगे, तो इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन यही था कि क्षेत्र विशेष के राजा हुए और जो जन था पहले, मतलब पहले कबीला होता था उसे जन कहते थे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई वही थी। अब वो जन जो था अब इस काल में आकर जनपद हो गया। ठीक है, बहुत सारे जन मिलकर क्या बने? जनपद। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ जो राजा बने वो पहले के राजा जो थे उनके साथ कुछ असेंबलीज थी काम करने के लिए, जैसे सभा, समिति, विदत, गण, इस तरह की समितियाँ थी और बहुत सारे अधिकारी होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि सभा समिति तो बची रही लेकिन विदत, गण आदि समितियाँ खत्म हो चुकी थी, उनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका था। बचा कौन था? तो सभा और समिति, और वो भी इनका रंग ढंग अब बदल चुका था। ठीक है, परिषद कहलाती थी। और इसमें क्या हुआ ना, जब सभा समिति इस काल में आई तो इनका रंग ढंग बदल चुका था। स्त्रियों का प्रवेश इसमें निषेध हो गया था, अब इसमें स्त्रियां नहीं जा सकती थी। ठीक है, इसमें अब ब्राह्मण जा सकते थे और अभिजात्य वर्ग का बोलबाला हो गया था इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, राजा जनजातीय थे पहले, अब प्रादेशिक हो गए थे। ठीक है, क्या हुआ? पहले जो था ना टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, ऋग वैदिक काल में अगर देखें तो टैक्सेशन सिस्टम था नहीं। वहाँ क्या होता था कि अगर राजा को कोई भेंट देना चाहे अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से, तो उनको भेंट दे सकता था और उसको हम लोग बलि कहते थे। ठीक है, लेकिन वही बलि उत्तर वैदिक काल में आकर निश्चित कर हो जाता है। ठीक है, वो जो भेंट प्राप्त करने की प्रथा थी राजा की, राजा उसको अपना अधिकार मान लेता है इस समय में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुई। इस काल में आकर और एक परिवर्तन हुआ, राजा जो था ना वो अपना पद अनुवांशिक मानने लगा। पहले असेंबलीज चुनती थी राजा को, ऐसा माना जाता है, वैदिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि पहले असेंबलीज चुनती थी राजा को जो उनमें श्रेष्ठ होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि राजा अपना पद अनुवांशिक बनाने लगा, अनुवांशिक हो गया राजा का पद। ठीक है, राजा है तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। ठीक है, कभी कभी ये सब एक्सेप्शन हो जाता था, जैसे महाभारत में दुर्योधन को राज्य मिल गया था और उसी के वजह से लड़ाई हो जाता है, ये ज्येष्ठ पुत्र वाला ही मामला था। लेकिन अधिकतर और सामान्यतः क्या था, तो पद अनुवांशिक था और जो ज्येष्ठ पुत्र होता था यानी सबसे बड़ा पुत्र जो होता था राजा का, उसको राज्य प्राप्त होता था। ठीक है, वही राजा बनता था। यहाँ पे राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कर्मकांड लाए गए। ठीक है, बहुत सारे कर्मकांड आ गए और कर्मकांड के विधानों से राजा अपने आप को शक्तिशाली करने लगा। ठीक है, राजा इस समय में उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ करता था, जैसे राजसूय यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ करने लगा, वाजपेय यज्ञ करने लगा। ठीक है, राजसूय यज्ञ में क्या होता था, जैसे देख लीजिए, राजसूय यज्ञ में क्या होता था
कि राजा, ऐसा माना जाता था कि राजा को इससे दिव्य शक्तियाँ मिल जाती है, ठीक है, राजा ईश्वर से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसका जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, प्रजा पे, ठीक है, और प्रजा पे प्रभाव दिखाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती थी, ठीक है। तो राजस्व यज्ञ करता था, उससे ऐसा माना जाता था कि राजा को दिव्य शक्तियाँ मिल जाती है, ठीक है। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो इसमें राजा अपना एक घोड़ा दौड़ा देता है, ठीक है, झंडा गाड़ के। अब वो घोड़ा जहाँ तक दौड़ता है और जिस भी एरिया को, यानी जिस भी राज्य क्षेत्र को क्रॉस करता है, वो उसके राज्य के अधीन माना जाता है, ठीक है। और जब राजा का जो घोड़ा होता है उसको अगर किसी राजा ने रोक लिया तो उसके साथ जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको युद्ध करना पड़ता था और उसको हराना पड़ता था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी। और जब घोड़ा लौट कर आता था तो उसकी बलि दे दी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि सारे जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत में है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी। एक और होता था वाजपेयी यज्ञ। ये भी मतलब प्रजा पे वर्चस्व कायम करने की ही विधि थी सब एक तरह से, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि रथ दौड़ होता था, मतलब अपने स्वजनों के साथ रथ दौड़ होता था, जिसमें राजा का रथ जो है वो सबसे आगे चलता था, तो वो अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाता था उस समय, ठीक है, कि मैं आप लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। इस तरह की चीज़ें थी। और इसका सिर्फ एक ही मकसद रहा होगा कि एक दिव्य छवि बनाना, ठीक है, राजा की एक दिव्य छवि बनाना और एक ईश्वर के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। उत्तर वैदिक काल में आकर क्या होता है, एक और चीज़ यहाँ पे कर और नजराना जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले टैक्सेशन सिस्टम था नहीं, वहाँ पे राजा को भेंट दिया जाता था और राजा ले लेता था, और अगर न चाहे तो भेंट नहीं भी दे सकते थे, मतलब स्वैच्छिक था, ठीक है, और इसको बलि कहा जाता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक अवस्था में आकर इसको निश्चित कर दिया गया और जो कर और नजराना संग्रह करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, जो कि सामान्यतः सग्रहित्री कहलाता था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी। ये NCERT किताब जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे निचले स्तर पे प्रशासन चलाने के लिए ग्राम सभा होती थी, जो आपसी छोटे मोटे जो विवाद होते थे उसको सुलझाती थी, ठीक है। निचले स्तर पर ये लोग शासन चला सकते थे। उत्तर वैदिक काल में भी अस्थाई सेना ये लोग नहीं रख पाए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक अवस्था में भी अस्थाई सेना ये लोग नहीं रख पाए थे। ये सब बाद में 6th सेंचुरी BC में होता है, सब अस्थाई सेना रखते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे से बहुत युद्ध होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उत्तर वैदिक अवस्था में हमें ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि यहाँ हमें सेना का अस्तित्व दिखे, ठीक है। और इस तरह की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं हुई थी, यानी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। भले ही कृषि जीविका थी लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, इसलिए अस्थाई सेना भी इस समय के लोग नहीं रख पाए थे। लेकिन जब युद्ध होता था ना, तो लोग उस समय क्या करते थे, राजा लोग, कि युद्ध के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे और युद्ध के समय सेना की भर्ती की जाती थी कबीले से, मतलब जितने भी लोग होते भर्ती की जाती थी उस समय, ठीक है। और विजय की कामना के लिए राजा उनके साथ भोजन करता था, ठीक है। उसके बाद युद्ध लड़ते थे, जीतते थे, ठीक है। युद्ध तो होते थे छोटे मोटे, लेकिन सेना उस समय अस्थाई सेना नहीं रखी जाती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की चर्चा करें तो इसमें 3-4 बातें बहुत प्रमुख हैं, ठीक है। जैसे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, परिवार में किसका महत्व बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तीसरा गोत्र व्यवस्था, ठीक है, और चौथा आश्रम व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं उस समय के उत्तर वैदिक काल के समाज में निहित थी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि ये व्यवस्थाएं क्या थी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। उस समय के समाज में कुल 4 वर्ण थे, ठीक है। उस समय के पूरे समाज को कुल 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ठीक है।
पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा शूद्र वर्ण। ठीक है, ऊपर के ये 3 वर्ण जो थे वो उच्च वर्ण कहलाते थे और ये शूद्र जो था वो निम्न वर्ण कहलाता था। ठीक है, कई अधिकार थे जो इन्हीं तीनों को मिलते थे और इनको उनसे वंचित रखा जाता था। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो शुरू में, इसके शुरुआत में ये जन्मज नहीं थी। ठीक है, कर्मज थी, यानी जो व्यक्ति शिक्षा देने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। ठीक है, जो व्यक्ति लड़ाई करने का काम करता था, युद्ध का काम करता था, प्रशासन का काम करता था, वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता था। ठीक है, और तीसरा, जो व्यक्ति कृषि और व्यापार में संलग्न था वो वैश्य कहलाता था, और जो उन तीनों वर्णों की सेवाएं करता था, ठीक है, उन तीनों वर्णों की सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इससे एक और अलग व्यवस्था इसी से डेवलप हो गई जिसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं, और ये वर्ण व्यवस्था कर्मज से जन्मज हो गई। ठीक है, अब क्या था, ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण, इसे ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ बताया जाता है, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाहु से, वैश्य ब्रह्मा के पेट से और शूद्र इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पांव की अंगुली से बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी दोस्तों। ऊपर के ये 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे उपनयन संस्कार के अधिकारी ये लोग होते थे, मतलब ये लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और ये शूद्र वर्ण, इसको शिक्षा से वंचित रखा गया था, उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया था। उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा उस समय का होता है। ठीक है, ये ऊपर के 3 वर्ण जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन ये शूद्र वर्ण जनेऊ धारण नहीं कर सकता था। ठीक है, वैश्य जो यहाँ का तीसरा वर्ण है, वैश्य, ये राजस्व चुकाते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस समय के समाज में जो वैश्य वर्ण होता था वही राजस्व चुकाता था। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम। दोस्तों, यहाँ इन वर्णों के बारे में कुछ व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण से हमें मिलती है। ये एक किताब है। ठीक है, उस समय के वैदिक साहित्य में ब्राह्मण भी एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इसमें ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला। ठीक है, इसको दान लेने वाला बताया गया है। इस ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के बारे में कहा गया है कि जब चाहे वह इसे हटा सकता है। जैसे ब्राह्मण, इनका जो अधिकार था दान लेने का, मतलब उसको एक तरह से शासक के तौर पर बताया गया है। ठीक है, तीसरा जो वर्ण था वो वैश्य था। ठीक है, वैश्य को राजा का देनदार बताया गया है। ठीक है, मतलब एक तरह से राजस्व चुकाने वाला वर्ण बताया गया है। अगला जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। ठीक है, इसको ऐतरेय ब्राह्मण में कहा जाता है कि दूसरों की इच्छा से काम करने वाला और मार खाने वाला। ठीक है, मतलब इनकी स्थिति सबसे खराब थी इस समय के समाज में। ठीक है ना। अब दोस्तों, वर्ण व्यवस्था हमने देख लिया, अब यहाँ के परिवार को देखते हैं कि परिवार किस तरह का था। ठीक है, किनका उस समय अधिकार बढ़ा, किनका उस समय दर्जा घटा। ठीक है, अगर हम इस समय के परिवार के ऊपर दृष्टि डालें तो उस समय के समाज में पिता का अधिकार बढ़ रहा था। ठीक है, और स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिर गया था। ठीक है, पिता जो है पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ गई थी। दोस्तों, अब अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोत्र व्यवस्था। ठीक है, इस समय के समाज में गोत्र व्यवस्था थी, और गोत्र व्यवस्था का मतलब है, ये जो गोत्र शब्द है दोस्तों, गोत्र शब्द, इसका मूल अर्थ यानी इसका वास्तविक अर्थ जो था ऋग वैदिक काल में, जहाँ पूरे कुल का गाय रखा जाता था, मतलब पूरे कुल का गोधन जहाँ पे रखा जाता था उसको हम लोग गोत्र कहते थे। ठीक है, ये एक स्थान का नाम था। लेकिन बाद में यही उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इसको एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोग, ठीक है,
यानी एक मूल पुरुष के रूप में इस वर्ड का यूज होने लगा, जिससे सारे लोग उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उसे उसी गोत्र का माना जाने लगा। ठीक है, एक ही गोत्र के लोगों से विवाह निषेध हो गया। इस समय के समाज में एक और विशेषता ये आ गई कि गोत्र प्रथा, ये जो थी गोत्र व्यवस्था, उसमें क्या था कि अब एक ही गोत्र में विवाह करना निषेध हो गया। कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने ही गोत्र से विवाह नहीं कर सकता था। इसके लिए विवाह करने के लिए उसे दूसरे गोत्र के किसी व्यक्ति से विवाह करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे थी, जिसे बहिर्गोत्रीय विवाह कहा जाता था। ठीक है, ये थी गोत्र प्रथा। अगला यहाँ पे एक आश्रम व्यवस्था आ गई थी। ठीक है, आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था उस समय के समाज में क्या थी, तो आश्रम व्यवस्था के 4 चरण थे। ठीक है, इस आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला चरण जो था वो ब्रह्मचर्य था। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब था छात्रावस्था, यानी जब लोग पढ़ने के लिए जाते थे उसको हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं, छात्र अवस्था कहते हैं। उस समय के काल में जब सबसे पहले लोग ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करते थे, छात्र अवस्था में जाते थे। उसके बाद जब ब्रह्मचर्य अवस्था ख़त्म हो जाती थी, तब लोग गृहस्थी के रूप में समाज में रहते थे। मतलब ये गृह अवस्था, इस समय लोग अपने फैमिली के साथ रहते थे, पढ़ाई पूरी हो चुकी होती थी और अपना गृहस्थ जीवन बिताते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो अवस्था था वो वानप्रस्थ था। ठीक है, इसको वनवास अवस्था कहते हैं। मतलब जब गृहस्थी से लोग गृहस्थी जीवन बिता लेते थे तो उसके बाद लोग वनवासी हो जाते थे। ठीक है, और अगला जो अवस्था है वो संन्यास है। ठीक है, संन्यास का उतना ज़्यादा हम लोग को उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि संन्यास उस समय इसका अस्तित्व भी वहाँ पे था। ठीक है, संन्यास का मतलब है कि लोग उस समय सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने की अवस्था, यानी उस समय लोग सांसारिक जीवन को छोड़ देते थे और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसी तरह की सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की। यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, परिवार में पिता का महत्व बढ़ रहा था, स्त्रियों की दशा थोड़ी सी गिरी। ठीक है, इस समय क्या था ना कि इस समय अस्थाई सेना नहीं थी, हमने पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था में। तो लोग अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे और ताकत बढ़ाने के लिए उन लोगों को विवाह संबंध करना जरूरी हो गया था। अब मान लीजिए वे लोग अपने ही गोत्र से विवाह करते हैं जिनका संबंध पहले से स्थापित हो गया था, तो वो लोग और लोगों से कनेक्टेड नहीं हो पाते। इसलिए इस समय एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया, बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें लोग अपने से बाहर के गोत्र से विवाह करते थे और लोगों से अपना लिंक बनाते थे और इस तरह से अपनी ताकत को ये लोग बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया था। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम इससे आगे की चीज़ें अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।